शबनम के वकील सहर नकवी ने यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल को लेटर लिखा। उस लेटर में उन्होंने लिखा, आज तक भारतीय इतिहास में किसी महिला को फांसी नहीं हुई है। अगर अमरोहा की शबनम को फांसी होगी तो पूरी दुनिया में भारत की बदनामी होगी। इसीलिए शबनम की फांसी को उम्र कैद में बदल दीजिए। गवर्नर ने इस केस को यूपी गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया। अभी सरकार की तरफ से फैसला आना बाकी है। साल 2008 के बाद से अमरोहा के आसपास के गांव में किसी ने भी अपने घर की बेटी का नाम शबनम नहीं रखा है। वहां के लोग शबनम और सलीम को याद नहीं रखना चाहते हैं। आखिर यूपी के अमरोहा की शबनम ने ऐसा क्या और क्यों किया था कि उसे फांसी की सजा हुई? क्या था शबनम के साथ सलीम का कनेक्शन? आज के एपिसोड में हम इंसानियत के ऊपर शक पैदा करने वाले शबनम केस की फाइल को रीओपन करेंगे। 15 अप्रैल 2008 रात के 2 बजे अमरोहा पुलिस स्टेशन में फोन की घंटी बजी। उस तरफ से आवाज आई, साहब बावनखेड़ी गांव आ जाइए, यहां कत्ले आम हुआ है। एक पूरे परिवार को बुरी तरह से काट दिया गया है। इस फोन के बाद अमरोहा पुलिस बावनखेड़ी गांव में पहुंची। वहां कॉलेज के प्रोफेसर रहे शौकत के घर के सामने भीड़ जमा थी। जब शौकत के घर के अंदर पुलिस पहुंची तो उसके होश उड़ गए। एक बदहवास सी लड़की दहाड़े मारकर रो रही थी और चिल्ला रही थी कि घर में लुटेरे आ गए थे, उन्होंने सबको मार दिया। मैं बाथरूम में थी इसलिए बच गई। लुटेरे छत के रास्ते से आए थे और सभी को कुल्हाड़ी से काट दिया। पुलिस को 4 कमरे के घर में चारों तरफ सिर्फ लाशें नजर आ रही थी। जब पुलिस ने काउंट किया तो पता चला कि 7 लोगों का मर्डर हुआ है, जिसमें एक 11 महीने का मासूम बच्चा भी है। ये घटना इतनी भयानक थी कि रात में ही लोकल थाने से होते हुए लखनऊ और दिल्ली तक पहुंच चुकी थी। सुबह होते होते मीडिया के साथ साथ 10 थानों की पुलिस फोर्स बावनखेड़ी गांव पहुंच चुकी थी। डॉग स्क्वाड पूरे गांव का चक्कर लगा रहे थे। फोरेंसिक वाले पूरे घर की बैरिकेडिंग करके सैंपल इकट्ठा कर रहे थे। इस मामले की धमक इतनी ज्यादा थी कि अगले दिन ही तब की यूपी की मुख्यमंत्री मायावती हेलीकॉप्टर के जरिए अमरोहा पहुंच गई। तब शबनम ने रोते हुए सीएम मायावती से कहा था, प्लीज मेरे परिवार को खत्म करने वालों को छोड़िएगा नहीं। आरोपियों को जल्दी से जल्दी अरेस्ट करवाइए मैडम। उन्होंने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया, मुझे अनाथ कर दिया। और लगातार रो रही शबनम के सर पर हाथ रखते हुए मायावती ने भी जवाब दिया कि सरकार वादा करती है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही सरकार की तरफ से शबनम को 5 लाख रुपए का चेक तुरंत दे दिया जाएगा। मायावती का शबनम को 5 लाख रुपए देने की बात सुनकर मामले की जांच कर रहे इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को हैरानी हुई। उन्होंने तुरंत मायावती के पीए से कहा, सीएम मैडम को बोलिए अभी शबनम को 5 लाख रुपए का चेक ना दें। लेकिन सीएम मायावती नहीं मान रही थी। तब इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने कहा, पुलिस को 24 से 48 घंटे का समय दीजिए। पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाए तब मुआवजा दे दिया जाएगा। ऐसा इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने इसलिए कहा था क्योंकि उन्हें शबनम के ऊपर शक हो चुका था। क्योंकि शबनम का दावा था कि लुटेरे छत के रास्ते से घर के अंदर आए थे। लेकिन इंस्पेक्टर आरपी ने देख लिया था कि छत पर जा रही सीढ़ी का दरवाजा तो अंदर से बंद था। फिर 16 अप्रैल 2008 का दिन आया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई। उस रिपोर्ट में लिखा था, किसी भी इंसान ने मौत से पहले कोई संघर्ष नहीं किया था। मतलब किसी ने भी कुल्हाड़ी के वार को रोकने की कोशिश नहीं की थी। मतलब साफ था कि मौत के पहले ही वो लोग बेहोश हो चुके थे। इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता का शक और ज्यादा बढ़ चुका था
जब पूरा परिवार बेहोश था तो शबनम कैसे होश में थी? लेकिन उस वक्त जो हालात थे उसमें शबनम से पूछताछ करना मुमकिन नहीं था। इसीलिए पुलिस और ज्यादा सबूत जुटाने में लग गई। तभी पुलिस को पता चला शबनम प्रेग्नेंट है और उसकी गर्भ में 7 महीने का बच्चा है। लेकिन शबनम शादीशुदा नहीं थी। तभी किसी ने पुलिस को टिप दी, ये बच्चा सलीम का हो सकता है। आप सलीम से पूछताछ करिए। पुलिस ने शबनम की कॉल डिटेल निकलवाई। तब पता चला हत्या के 5 मिनट पहले और हत्याकांड के 10 मिनट बाद शबनम ने सलीम को फोन किया था। पूरे महीने में 55 बार बात हुई थी। पुलिस ने बिना देर किए सलीम को उठा लिया, उसे 3rd डिग्री दी। इसके बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और कहा, मैं और शबनम ने मिलकर ही हत्या की। फिर पुलिस ने शबनम की गिरफ्तारी की। शुरू में शबनम कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन तभी सलीम ने कहा, मैंने सब बता दिया है, अब तुम भी सच बोल दो। फिर शबनम जोर जोर से रोने लगी और जो पुलिस के सामने कहानी बताई वो ये थी। शबनम ने बताया, मेरा परिवार बहुत पढ़ा लिखा था। मेरे पिता शौकत कॉलेज में लेक्चरर थे। मैं खुद पहले इंग्लिश से फिर ज्योग्राफी से एमए कर चुकी हूँ। मैंने भी अपने पिता ही की तरह लेक्चरर बनने का सपना देखा था। हमारे परिवार में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। मैं भी अपने कॉलेज में गरीब बच्चों की मदद किया करती थी और उसी दौरान मेरी मुलाकात सलीम से हुई। वैसे तो सलीम केवल 5वीं पास था, लेकिन इसका स्वभाव काफ़ी दयालु था। ये भी लोगों की मदद करता था। मुझे सलीम की यही क्वालिटी पसंद आई और हम दोनों के बीच में बातचीत की शुरुआत हो गई। कब ये बातचीत प्यार में बदल गई, हम दोनों को खुद ही पता नहीं चला। फिर हम दोनों परिवार से छुपकर मिलने लगे। हमको एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा लगने लगा। फिर एक ऐसा समय भी आ गया कि मुझे सलीम के अलावा किसी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता था। हम दोनों शादी करना चाहते थे। हमारे बीच लगातार फिजिकल रिलेशन भी बनने लगे और इसी बीच मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैंने सलीम के साथ अपने रिश्ते की बात घर वालों को बताई और उनसे कहा भी कि मुझे सलीम से ही शादी करनी है। लेकिन उन्हें लगा कि सलीम मेरे लायक नहीं है, वो कम पढ़ा लिखा है। उन्होंने साफ मना कर दिया। परिवार अपनी जिद पर अड़ गया और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं सलीम को हमेशा के लिए भूल जाऊं। लेकिन मैंने परिवार की बजाय सलीम को चुना। मुझे पता चल गया था कि परिवार के जिंदा रहते मैं और सलीम एक नहीं हो पाएंगे। फिर मैंने 13 अप्रैल को सलीम से कहा था कि तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अगर मेरे साथ रहना चाहते हो तो बाजार से जहर खरीद कर लाओ। अगर मेरा परिवार जिंदा रहेगा तो हम कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। इसके बाद 13 अप्रैल की रात को ही सलीम ने जहर ला कर दे दिया। फिर हम दोनों ने मर्डर की प्लानिंग की। 14 अप्रैल की सुबह हुई। मेरे दोनों भाई शहर से गांव आए हुए थे। मैंने सोचा कि आज ही समय है, सभी को एक साथ मारा जा सकता है। लेकिन दोपहर होते होते दोनों भाई शहर की तरफ वापस लौट गए। मैंने उन्हें फ़ोन लगाया और कहा, भैया आप लोग घर वापस आ जाइए, मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही है। आज मैं आप दोनों के लिए स्पेशल डिनर भी बनाऊंगी। आप दोनों शहर कल चले जाइएगा। फिर दोनों भाई भी घर वापस आ गए। फिर रात हुई और प्लान के हिसाब से मैंने रात 9 बजे तक सभी को खाना खिला दिया और फिर सभी से पूछा कि कौन कौन चाय पिएगा। सभी ने हाँ कह दिया। शबनम ने आगे बताया, चाय उबल रही थी। मैंने 3 पैकेट जहर की पुड़िया खोली और उबलती चाय में मिला दी। सभी को चाय दिया, लेकिन खुद चाय नहीं पी। फिर सभी अपने कमरे में चले गए, जहां उनका दम घुटने लगा और धीरे धीरे सभी हमेशा के लिए सो गए। लेकिन मुझे जहर पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि कहीं ये सब फिर से उठ ना जाए। इसलिए मैंने सलीम को फ़ोन लगाया और उससे कहा, मैंने सभी को जहर दे दिया है। लेकिन मुझे जहर पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि कहीं ये सब फिर से उठ ना जाए। इसलिए मैंने सलीम को फ़ोन लगाया
और उससे कहा, मैंने सभी को जहर दे दिया है, लेकिन तुम भी आ जाओ, मुझे डर लग रहा है, एक कुल्हाड़ी भी लेते आना। सलीम ने जवाब दिया कि रुको, मैं जल्दी आता हूँ। फिर कुछ देर बाद सलीम कुल्हाड़ी लेकर घर के अंदर आ गया और मैंने उससे कहा कि सबसे पहले पापा को मारो, इन्हें ही हमारे प्यार से सबसे ज़्यादा दिक्कत थी। फिर सलीम ने शौकत के सीने पर कुल्हाड़ी मारी, उसके बाद माँ पर, फिर दोनों भाइयों, भाभी और मौसी की लड़की को कुल्हाड़ी से मारकर मौत के घाट उतार दिया। सबको मारने के बाद सलीम कुल्हाड़ी लेकर भाग गया और रास्ते के तालाब में कुल्हाड़ी को फेंक दिया। लेकिन फिर मैंने कुछ देर बाद फिर से सलीम को फ़ोन लगाया और उससे कहा कि वापस चले आओ, 11 महीने का भतीजा जिंदा है। सलीम ने कहा, अब मैं नहीं आऊँगा, तुम मार दो। इसके बाद मैंने 11 महीने के अपने भतीजे का गला तब तक दबाया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। हाँ, मैंने ही अपने पूरे परिवार को मारा है, लेकिन मैं क्या करती? मुझे सलीम से प्यार था और परिवार वाले सलीम को पसंद नहीं करते थे। मुझे सलीम और परिवार में किसी एक को चुनना था। मैंने सलीम को चुना। मैं पढ़ी लिखी हूँ और साथ ही अब एक कातिल भी हूँ। फिर शबनम और सलीम का केस कोर्ट में पहुंचा। 3 अगस्त 2010 को कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सलीम और शबनम को फांसी की सजा सुनाई। जज S.A.A. हुसैनी ने कहा था, इससे ज्यादा इंसानियत को शर्मसार करने वाला और जघन्य कत्लेआम नहीं हो सकता है। और पुलिस ने जिस तरह से इस केस को सॉल्व किया, उस तरह की जांच मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। इसके बाद यह मामला प्रयागराज हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा बरकरार रखी। शबनम और सलीम ने अपने सारे कानूनी दांव आजमा लिए थे, लेकिन उन्हें कहीं माफी नहीं मिली।